हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक चैप्टर सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ऑल लिविंग बीइंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो कुछ लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। All the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of the body maintenance are called life processes. वो सारे प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन जो कि एक साथ मिलके काम करेंगे और जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखेंगे और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं, उन सब प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। For maintenance of life processes, food is necessary. Food provides various nutrients to perform various metabolic activities. Organic and inorganic compound of food are known as nutrients. अब इन लाइफ प्रोसेसेस के मेंटेनेंस के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। फूड में कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम दे रखे हैं और उनके काम दे रखे हैं। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कंस्ट्रक्टिंग वर्क इन बॉडी, प्रोटीन, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी, विटामिन एंड मिनरल्स, अदर वर्क, वाटर एंड रफेज। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ फूड, जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल्स के लिए मसल्स का रिपेयर और उनके मेंटेनेंस करना, प्रोवाइड मटेरियल फॉर हार्मोन एंड एंजाइम सिंथेसिस, हार्मोनल और एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाना। इट कीप्स बॉडी हेल्दी, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखते हैं और बॉडी को वेरियस इन्फेक्शन से भी बचाता है। न्यूट्रिशन, सच प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिस्टमेटिक वेज and absorb in body and used for various metabolic activities. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा जो फूड है वो टूटता है, उससे एनर्जी निकलती है और उसके बाद वो हमारी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे दो टाइप के न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे कैन सिंथेसाइज ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसाइज। अब ये अपना खाना जो है खुद बना सकते हैं, कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसाइज के द्वारा अपना खाना खुद बना सकते हैं। सेकेंड, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक लाइक CO2 एंड वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको यूटिलाइज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है जिससे हम एक ऑर्गेनिक फूड बनाया जा सके। कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है फोटोसिंथेसिस की, और इसका एग्जांपल है प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी में ही हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms do not possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for the food supply directly or indirectly. Example, animal fungi. इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो फूड को अपने आप से खुद बना सके। ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिमल और फंगी। नेक्स्ट है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसाइज। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। अब हमें ये तो पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, हमारी लीफ में होता है। लीफ में हमारा एक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और हमारा जो फोटोसिंथेसिस का जो ये पूरी प्रक्रिया होती है वो होती है हमारे स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा में क्या क्या करता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। गैसेस का जितना भी एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, वो सब कौन करता है? स्टोमेटा करता है। और
और जो भी पानी जो उड़ता है वाटर वेपर, इसी के द्वारा जो है पानी लीफ का या फिर पूरे प्लांट का मान लो, वो इसी के द्वारा जो है वाटर वेपर बन के हवा में उड़ जाता है। कौन से प्रोसेस से? उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा होलोस्टिक न्यूट्रिशन, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, फॉर एग्जांपल एमोइबा एंड एनिमल्स। इसमें क्या होता है, एनिमल जो सॉलिड फूड होता है वो अपनी बॉडी के अंदर लेता है और वो फूड फिर उसकी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद उसको वहां से एनर्जी मिलती है। इसका एग्जांपल है अमोइबा और एनिमल्स। हम ह्यूमन बींग्स भी होलोजिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जांपल फंगी। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे रहते हैं, वहीं पे पनपते हैं और वहीं से अपना जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हैं। इसका एग्जांपल है फंगी, फोटो भी दे रखी है, देख लो। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइट्स live inside or outside the other organism host and derive nutrition from it, for example cuscuta plant parasitics, leech etc. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स मतलब जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उसमें ये एक अदर ऑर्गेनिज्म, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं होस्ट, उनकी ही बॉडी पे चाहे वो अंदर रहे या फिर ऊपर उसके आउटसाइड रहे और उसके ऊपर ही रहकर वहां से ही जो न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कसकटा प्लांट पैरासाइट। कसकटा को हम अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में। इसकी पिक्चर भी दे रखी है, येलो कलर का जो भी है ट्री पे वो पूरा कसकटा है। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल टी, स्लीप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अब ऑर्गेनिज्म को उनका फूड मिलता कहाँ से। अब हम ये देखेंगे कैसे वो अपने फूड कैसे वो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का, ये भी हम देखेंगे। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, फूड उनके पूरे एंटायर सरफेस, उनका पूरी बॉडी का जो एंटायर सरफेस होता है उसके द्वारा लिया जाता है। और इसका एग्जांपल है हमारा अमोइबा और पैरामीशियम। इसमें अमोइबा की चेन दे रखी है। सबसे पहले अमोइबा, इसमें एक अमोइबा है, उसके साइड में है फूड पार्टिकल और उसमें दिखाया गया न्यूक्लियस। उसके बाद अमोइबा क्या करेगा, अपनी जो सूडोपोडिया है उसको उस फूड पार्टिकल के पूरे एकदम सराउंडिंग पूरा उसको घेर लेगा और एक फूड वेहिकल बना लेगा। उसके बाद वो जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर लेगा और इनडाइजेस्टेड फूड को वो थ्रोन आउट कर लेगा। ये होता है हमारा अमोइबा का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट ये है हमारा पैरामीशियम का पूरा प्रोसेस, which is a unicellular organism taking food at a specific spot which is moved there by cilia, small hair present all over. अब इसमें क्या होता है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, पैरामीशियम की फुल बॉडी पे एक सीलिया, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि जब फूड पैरामीशियम के सराउंडिंग में होता है तो वो उस सीलिया की मदद से वो सीलिया उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट हो जाए जहां से वो फूड को इनगल्फ करता है पैरामीशियम, वहां पे उस फूड को भेजते हैं और उसके बाद है उसका पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। अब इसके न्यूट्रिशन के स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले इंजेशन, फूड इनटेक करेगा वो, उसके बाद होगा डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वन, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसने खाया है उसका ब्रेकडाउन होगा सिंपलर वन में। उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन होगा, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पूरी बॉडी में उस डाइजेस्टेड फूड की मूवमेंट होगी। उसके बाद होगा एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब उस जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है उसका यूज करना, उससे एनर्जी बनाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद होता है हमारा इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो निकला है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करना, वो होता है हमारा इजेशन। ये है पूरा पैरामीशियम का न्यूट्रिशन के स्टेप्स। अब हमने पढ़ लिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का, अब हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सबसे पहले माउथ के द्वारा हम जो फूड है, जो होल फूड जो हम खाने वाले हैं उसको हम
लेंगे माउथ में, उसके बाद माउथ में ही हमारे टीथ का काम होगा जो कि हमारे फूड को च्यूइंग करेंगे, ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद टंग जो है हमारे फूड को रोल करेगी, उस फूड को टेस्ट करेगी, तभी तो हमें टेस्ट पता चलता है कि कौन सा खाना टेस्टी है और कौन सा खाना ज्यादा टेस्टी नहीं है। और उसके बाद उसको स्वेलो करेगी, उसको पुश करेगी ईसोफेगस में। उसके बाद मुंह में माउथ में ही हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्लस म्यूकस सिक्रीट करेंगे, और उसमें सलाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज, जो कि हमारे स्टार्च को शुगर में चेंज करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपला वन में चेंज करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। उसके बाद हमारा फूड जाके पहुंचता है ईसोफेगस में। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ to stomach by peristaltic movement, contraction and expansion of muscles of the esophagus। अब इसमें क्या होता है, फूड अब माउथ से हमारे जाते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मतलब एक थोड़ी जिगजैग टाइप मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर उसका एक्सपेंड होना, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये क्या करती है, ये मूवमेंट हमारी इस काम में हेल्प करती है कि जो फूड है वो वापस से बैक फ्लो ना हो जाए उस फूड का। तभी अगर आप उल्टा लटक के, पेड़ पे उल्टा लटक के भी आप खाना खाते हो तो भी वो खाना जो है हमारे पेट में ही जाता है। किसकी वजह से, वो इस ईसोफेगस में होने वाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही होता है। उसके बाद अब हमारा खाना पहुंच गया हमारे पेट में। अब हमारे पेट में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन को उसके सिंपला वन मतलब अमाइनो एसिड में जो है ब्रेक डाउन करता है। और HCl जो फूड जो हमने लिया है, जो हमारा फूड जो हमारे माउथ से आया है पेट में, अब उसके जो मीडियम है उसको HCl क्या करता है, एसिडिक बना देता है, एसिडिक फूड हो जाता है। उसके बाद जो म्यूकस होती है, अब HCl एक बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड है। अब वो हमारे पेट को जला भी तो सकते, क्योंकि पेट एक थिन मसल से ही तो बना है। अब उस पेट को जलने से बचाने के लिए एक म्यूकस की लेयर हमारा पेट के इनर लाइनिंग पे जो है सिक्रीट होती है, ताकि HCl जो है हमारे पेट को ना जला सके। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। उसके बाद हमारा खाना पेट में डाइजेस्टेड होके जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास और लीवर का भी काम होता है। ये लोग भी जो है अपने जूसेस, अपने एंजाइम्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन को ही बोला जाता है कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है। विलाई मतलब एक फिंगर-लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये थोड़े कॉइल होते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जो है अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। लेकिन जब ये कॉइल होते हैं तो इनकी पूरी की पूरी सरफेस से जो है फूड के जो न्यूट्रिशन है वो ले लिए जाते हैं हमारी बॉडी में। और इन विलाई के अंदर होती है छोटी छोटी कैपिलरीज, जो कि इन न्यूट्रिशन को फिर ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में जो है ट्रांसफर करती है, पूरा फ्लो करती है। विलाई के 2 काम हमने पढ़ लिए। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, और उसके बाद इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या क्या होता है। अब लीवर इसमें क्या सिक्रेट करता है, लीवर हमारा सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि क्या करता है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। इसका मतलब होता है जो बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको जब हम छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस। और ये कौन करता है, हमारे लीवर से सिक्रीट हुआ बाइल जूस। अब एक और चीज सिक्रीट होती है हमारे लीवर से, जो होती है बाइल सॉल्ट, जो कि क्या करेगा, जो मीडियम होता है, अब हमारे पेट से जो फूड का जो मीडियम था वो तो हो गया था एसिडिक, अब उस एसिडिक मीडियम को वो बेसिक बना देता है। कौन, बाइल सॉल्ट।
अब यहाँ पे पेनक्रियाज बीच अपने एंजाइम अपने जूसेस जो है सिक्रीट करता है। ये 3 टाइप के सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को फिर से पेप्टोन्स में इस बार चेंज करता है। इस बार जो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड और पेप्टोन्स में चेंज होते हैं। उसके बाद लाइपेज फैट को जो है हमारे फैटी एसिड में चेंज करता है, या फिर ग्लाइकोसिरॉल बोल लो। और अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है। उसके बाद अब हमारा जो फूड है अब वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि अब हमारे फूड से सारे न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब हो गए हैं, पूरा अच्छे से वो डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोलते हैं इसलिए। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में अब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो पहुंचा है, अब इसमें से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होगा अब वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जो बचा हुआ जो भी मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एनएस के द्वारा जो है इजेक्ट हो जाएगा, इजेक्शन प्रोसेस के द्वारा जो है रिमूव हो जाएगा, हमारी बॉडी से निकल जाएगा। और ये पूरा डाइजेशन का एक डायग्राम दे रखा है, ये बुक में भी है, आप बुक से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स gaseous exchange, intake of oxygen from atmosphere and release of carbon dioxide is called breathing. Second breakdown of simple food in order to release energy inside the cell is called cellular respiration. अब गैसियस एक्सचेंज मतलब हमारा O2 लेना। वैसे तो हम ऑक्सीजन रिच एयर जब हम अपनी लंग्स में लेते हैं उसके बाद उसका O2 हमारी बॉडी में ही जो है ऑब्जॉर्व हो जाना, लंग्स के द्वारा लेना और CO2 को छोड़ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। और उसके बाद जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो हमारा जो ग्लूकोज जो हमारे फूड का जो न्यूट्रिशन बना है उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी, सेल में एनर्जी बनाना, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जब ये दोनों एक साथ होते हैं मतलब ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन, जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाए तब जाके उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। यही डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, क्योंकि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों आता है और ब्रीदिंग में सिर्फ गैस को इनहेल करना और उसको एक्सहेल करना ही आता है। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे हम वेरियस पाथवेज से। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, 6 कार्बन शुगर इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में वो चेंज होएगा पायरुविक एसिड, जिसमें वो सिर्फ 3 कार्बन मॉलिक्यूल बच जाएंगे प्लस एनर्जी। उसके बाद जब ऑक्सीजन नहीं होती तब क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो एनर्जी कैसे बनती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनेगा प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनेगी, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनेगी। उसके बाद जब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, जब जैसे हम कोई काम करते रहते हैं बहुत लगातार, जैसे कि बहुत जल्दी काम करते हैं तो हमारे जो मसल्स है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अब जब उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लेकिन उसको एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन प्लस जो हमारा जो ग्लूकोज है, जो हमारा न्यूट्रिशन है वो चाहिए होता है, उन दोनों का रिएक्शन होना जरूरी है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल्स में तो एनर्जी कैसे बनती है, तब हमारा प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब हमारे मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमारा प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो कि हमारा एनर्जी कहाँ बनती है उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया में। उस वक्त क्या क्या हमारा प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब हमारे ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है और जब एनर्जी बनने का जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब रेस्पिरेशन भी 2 टाइप्स की होती है, एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक होता है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एनर्जी की फॉर्मेशन होती है तो हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन तो हो लेकिन ऑक्सीजन इतनी सफिशिएंट अमाउंट में ना हो।
और एरोबिक में ऑकस इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एनारोबिक कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और इसके एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? CO2 प्लस H2O। और एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे अल्कोहल प्लस लैक्टिक एसिड। और एरोबिक का नेक्स्ट पॉइंट है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एनर्जी जो रिलीज होती है वो उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 48 ATP मॉलिक्यूल जो है रिलीज होती है, लेकिन एनारोबिक में जो है जो एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल जो है रिलीज होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर का पासेज देखेंगे कि हमारी एयर कहाँ से कहाँ जाती है, और उसके बाद हमें एनर्जी कैसे मिलती है। नॉस्ट्रिल सबसे पहले हमारे नाक में जाती है, उसके बाद नसल पैसेज, उसके बाद नसल कैविटी, फिर फाइनेक्स, लाइनेक्स, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई भी आगे जाके जो है छोटे छोटे और ब्रोंकियोल्स में जाके टूट जाती है। उसके बाद उस ब्रोंकियोल्स के एंड पे होते हैं हमारे एल्वियोलाई, और उस एल्वियोलाई के चारों ओर होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज। ब्रोंकाई से लेके ब्लड कैपिलरीज तक जितना भी जो पार्ट है वो सारा कहाँ आता है? हमारे लंग्स के अंदर आता है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। ब्रीथिंग होती कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरिएक कैविटी चेस्ट कैविटी एक्सपेंस। अब जब हम इनहेल करते हैं, जब हम गैस को इनहेल करते हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, और रिब्स जो होते हैं वो लिफ्ट अप हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और डायफ्राग्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। और जो हमारा डायफ्राग्राम होता है वो शेप में फ्लैट हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। और जो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो एयर है वो हमारे लंग्स में जो है एंटर कर जाती है। हमारा पूरा इनहेलेशन का मैकेनिज्म। अब एक्सहेलेशन का क्या होता है? थोराइक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो हमारी थोराइक कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब श्रिंक हो जाती है, और जो रिब्स होती है वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ मूव कर लेती है। और उसके बाद जो डायफ्राग्राम होता है वो हमारा डॉम शेप का बन जाता है। डॉम शेप मतलब एक गुम्बद शेप जैसे होता है ना, वैसा बन जाता है। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स होता है वो जो है डिक्रीज हो जाता है, और एयर जो है हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। अब इसमें यहाँ पे पूरी पिक्चर भी दे रखी है। जब इनहेल करा तो रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो गई और डायफ्राग्राम फ्लैट हो गई, क्योंकि जो हमारा लंग्स है जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स नीचे की तरफ थोड़े शिफ्ट होंगे, थोड़े पुश करेंगे। लंग्स के नीचे होता है डायफ्राग्राम, तो जब लंग्स थोड़े नीचे की तरफ लिफ्ट मूव करेंगे तो डायफ्राग्राम जो है फ्लैट बन जाएगा। और एक्सहेलेशन की जब एक्सहेलेशन होता है तो रिब्स जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, और जो लंग्स है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो डायफ्राग्राम जो है वो डॉम शेप का जो है बन जाता है। ये हमारा डायग्राम दे रखा है और ये इसकी मैकेनिज्म दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यूज। अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है? सबसे पहले एयर रिच इन O2, हम ऑक्सीजन रिच एयर लेंगे, उसके बाद वो हमारे ब्लड में जाएगी, सारे हमारे नसल पैसेज ब्रोंका ब्रोंकियोल से होके। उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं? एक पिगमेंट होता है रेड कलर का जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में जो है प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है तो हीमोग्लोबिन के अंदर इतनी एक पावर होती है जो कि ऑक्सीजन को जो है अपने साथ बाइंड कर लेगी ब्लड वेसल्स अपने रेड ब्लड सेल्स में। उसके बाद जो है वो पूरा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है अब वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होगा। उसके बाद जो हमारा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर हमारा आता है। ऑक्सीजन जो है जब वो पूरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जब हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो गए तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो एयर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। उस वक्त जब हमारा
जब ब्लड हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल के साथ से होके गुजरता है तो उस हमारे ब्लड में डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है, और हमारे ब्लड में उस वक्त जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और फिर वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल्स से निकल के सेल्स में चली जाती है, हमारे बॉडी के सेल्स में चली जाती है। उसके बाद वो हमारा डीऑक्सीजेटेड ब्लड वापस हमारे लंग्स में आके ऐसे ऑक्सीजन रिच हो जाता है। यही पूरा जो है हमारा प्रोसेस होता है और गैस एक्सचेंज का। और उस वक्त जब हमारे ब्लड कैपिलरीज ने जब ब्लड ऑक्सीजन जो ब्लड दिया दूसरे सेल्स को, तो वहां से अब वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लेकर आती है, और उसके बाद वो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एल्वियोलाई में जाता है, और एल्वियोलाई से हमारे नॉस्ट्रिल्स में, और वहां से बाहर। यही हमारा पूरा प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको ही यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जो प्लांट्स की जो रेस्पिरेशन होती है वो हमारे एनिमल्स से तो सिंपलर ही होती है। गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू, गैस एक्सचेंज किसके कहाँ से होता है? सबसे पहले स्टोमेटा से, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, और स्टेम में जो लेंटिसेल्स होते हैं उससे होता है गैसेस एक्सचेंज, और जनरल सरफेस ऑफ रूट पे भी जो हमारे इतने सारे जो हेयर होते हैं वहां से भी जो है ऑक्सीजन के एक्सचेंज होता है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार इसको आप यहाँ पे भी पिक्चर देख सकते हैं। रेस्पिरेशन के लिए पूरा दे रखा है इनहेलेशन एक्सहेलेशन का, और ये हमारी एल्वियोलाई की पिक्चर दे रखी है हमारी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ऑलरेडी है, और ये हमारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बींग्स लाइक multicellular organism need regular supply of food, oxygen, etc. This function is performed by circulatory system और transport system. अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमें जो है रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है, एक सेकंड के लिए भी सप्लाई जो है रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो फूड का हो या फिर ऑक्सीजन का हो, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमें चाहिए होता है। और ये जो फंक्शन है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपको जो बोलना है उस बोल सकते हो, उस सिस्टम के द्वारा जो है ये प्रोसेस करा जाता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, और हमारे ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर क्या क्या आता है हम पढ़ते हैं। अब पंपिंग ऑर्गन, एक पंपिंग ऑर्गन आता है जिसका जो होता है हमारा हार्ट, और आती है हमारी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड कैरी करती है और पूरे बॉडी में जो है फैली हुई है, जो कि होती है हमारी आर्टरीज और वेन्स, और आता है हमारा सर्कुलेटरी मीडियम। अब जो हमारी ब्लड कैपिलरीज में जो बह रहा है, क्या बह रहा है? ब्लड, वो भी हमारा एक सर्कुलेटरी मीडियम, वो भी आता है ब्लड और लिम्फ। ये है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सब जो है हमारा आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा पूरा प्रोसेस देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। अब हमारे ह्यूमन हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले बॉडी पार्ट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का लैक है, वो हमारी वो सबसे पहले सबसे बड़ी एक वेन है हमारी पूरी बॉडी में जिसका नाम है वेना कावा। उसके द्वारा वो जाती है हमारे हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का है। इसका यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। इसमें जो है एक होता है हमारा राइट एट्रियम, उसके नीचे वाला होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, फिर उसके लेफ्ट साइड में होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जो है हमारी अपर बॉडी से और जो लोअर बॉडी से वो हमारा आता है सबसे पहले हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद अब वो जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ पे होती है हमारी वेल्व्स जो कि ब्लड के बैक फ्लो को होने से बचाती है, हमने पढ़ा। उसके बाद अब ये राइट एट्रियम से हमारी एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। वैसे तो हमें पता है कि जो आर्टरीज जो होती है वो हमेशा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का, जो कि हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हमारे लंग्स में। अब हमने अभी रेस्पिरेशन पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे एल्वियोलाई के चारों ओर होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज, जिसमें जो हमारी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो हमारी उस वक्त जो हमारी आरबीसी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड होती है। वहां से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेता है और फिर वो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है। तो वही प्रोसेस पल्मोनरी आर्टरी करवाती है। हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा हमारे लंग्स में। उसके बाद वो वाला जो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रोसेस है वो होता है। उसके बाद एक वेन में भी एक्सेप्शन है, जैसे कि हमें पता है कि वेन जो है हम हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, लेकिन एक पल्मोनरी वेन एक लौती ऐसी वेन है हमारी पूरी बॉडी में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वो फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है, लेफ्ट एट्रियम बोल लो, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी यहाँ पे भी जो है वेल्व्स प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड के बैकफ्लो को होने से बचा सकती है। और फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम है अरोटा, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारी अरोटा में और फिर वहां से वो पूरी बॉडी में जाता है। फिर अरोटा आगे जाके जो है ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, फिर वो आगे जाके और छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद ये कैपिलरीज दोबारा ज्वाइंट होके एक वेन बना लेती है और फिर एंड में जाके वो एक वेना कावा, सबसे बड़ी जो वेन है हमारी पूरी बॉडी की, वो बना के ऐसे ही जो हमारा सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा सबसे पहले ब्लड का फ्लो कैसे होता है, बॉडी टू हार्ट, हार्ट से लंग, उसके बाद लंग से हार्ट, उसके बाद हार्ट से फुल बॉडी, 2 बार सर्कुलेट हो रहा है हमारा ब्लड, इसलिए जो है हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड। अब हमें पता है ब्लड, हमने 9th में पढ़ा था कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू भी है। ग्रैनुलर कंपोनेंट में हमारे ब्लड में आते हैं ब्लड कॉर्प्यूस्कुलस, आरबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। RBCs carries gas O2 and CO2 contains hemoglobin impart red color into blood। RBCs O2 और CO2 को कैरी करते हैं और इसके अंदर होता है हमारा हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड को रेड कलर देने में हेल्प करता है। ब्लड प्लेटलेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जब भी हमारा कोई कट लग जाता है तो उस ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है। WBCs provide body defense by engulfing the germs and producing antibodies। हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करवाता है जर्म्स को इनगल्फ करके और एंटीबॉडीज रिलीज करता है। नेक्स्ट है लिक्विड कंपोनेंट में देखें तो हमारा ब्लड में आता है प्लाज्मा, अ येलोइश फ्लूइड contain 90% water and 10% organic substances like plasma, protein, with albumin, globulin, inorganic mineral ions। ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और ये सारे सब्सटेंसेस के नाम दे रखा है प्लाज्मा, प्रोटीन वेस्ट और इनऑर्गेनिक में मिनरल आयंस। नेक्स्ट है हमारा lymph, a yellowish fluid escape from the blood capillaries into the intracellular spaces, contains less proteins than blood। lymph flows from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying germs। अब हमें पता है कि सेल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ब्लड कैपिलरीज उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर एक सेल्स के बीच में जा सके, कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तो हर एक सेल्स को चाहिए ना हमारी बॉडी के, इसलिए जो 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और एक लिम्फ होता है जो कि ब्लड के साथ ही फ्लो होता है,
तो वो ब्लड का एक येलो कलर का एक मतलब मान लो ब्लड का एक पार्ट ही होता है जो कि ब्लड से निकल के उस इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है और वो सेल्स को उस ऑक्सीजन और प्रोटीन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। और इसमें जनरली ब्लड से तो लेस ही प्रोटीन होते हैं और ये जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। अब हमारी आती है ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होती है। एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। आर्टरीज जो कि हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें पल्मोनरी आर्टरी, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं क्योंकि अरोटा, जैसे हमने पढ़ा कि अरोटा जो है सबसे बड़ी आर्टरी है, उसके आगे जाके फिर वो बट जाएगी और भी छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्लड वेसल्स में जो है बट जाएगी, तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं। और ये थिक होती है, इलास्टिक होती है और डीप सीटेड होती है। और जबकि वेन जो होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन होती है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेन जनरली उसको हम कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी कैपिलरीज ज्वाइंट होके एक वेन बना लेती है, वेना कावा, और फिर और उन वेन्स में क्या रहता है हमारा डीऑक्सीजेटेड ब्लड। और ये जो होती है थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है, सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरीज, और इसमें वेल्स भी प्रेजेंट होती है ताकि बैकफ्लो ब्लड के होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो पाथवे होती है। सबसे पहले जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स कैरी करता है, जो कि रूट से लेके हमारी प्लांट के टिप तक और अदर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता है, और इसमें किसी भी एनर्जी की यूज नहीं होती। और फ्लोएम, फ्लोएम क्या कैरी करता है, जो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसके जो प्रोडक्ट जो बनता है उसको वो कैरी करता है, और वो लीव से लेकर प्लांट के हर एक पार्ट यहाँ तक कि रूट तक पहुंचाने में और एकदम टॉप एरियल पार्ट तक पहुंचाने में, उन सब में जो है फ्लोएम का ही काम होता है। और इसमें एनर्जी यूज होती है कौन से फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपायरेशन। is the process of loss of water as vapor from aerial parts of the plant. ट्रांसपायरेशन मतलब पानी का लॉस होना, ठीक है, पानी का भाप बन के उड़ जाना प्लांट से। और ये ये कहाँ से होता है, स्टोमेटा से, जैसे कि हमने पढ़ा था ना उसी से। अब ट्रांसपायरेशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, अब हमने पढ़ा कि जाइलम के लिए हमें पानी को ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि रूट से पानी कहाँ से आएगा, हमारे रूट से आएगा। अब रूट से वो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो उसमें एनर्जी क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। इसमें जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक जो ट्रांसपायरेशन जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वाटर और मिनरल का जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेटिंग इन प्लांट्स, और ये प्लांट्स में टेम्परेचर रेगुलेटिंग में भी हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और फूड का ट्रांसफर होना लीव्स से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट अब हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब हमारे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है, सबसे पहले हमारे एक्सक्रीटिंग सिस्टम में आती है किडनीज जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा यूरिथ्रस, ये एक डक्ट होती है जिसमें जो है यूरिन किडनी से निकल के हमारा जो है यूरिनी ब्लैडर में जाके जो है स्टोर होता है। और यूरिनी ब्लैडर एक यूरिनरी रिजर्वियर होता है जिसमें यूरिन जो है स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक चैनल होता है एक्सटीरियर का, मतलब वहां से जो है यूरिन हमारा जो है रिमूव हो जाता है, वहां से पास हो जाता है यूरिथ्रा से। अब है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम इसको पूरा पढ़ेंगे। Excretion metabolic activities in the body generates many kind of waste including nitrogenous waste which are harmful for body and hence needed to be removed.
Excretion is processed by with these wastes are removed from our body. अब हमारी बॉडी जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती है, जिसके वजह से जो हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट भी जो है जनरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, जिसके लिए हमें इसको बॉडी से जो है एक्सक्रीट करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। और एक एक्सक्रीशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है हमारा, वो हम अपनी बॉडी से जो है एक्सक्रीट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें मटेरियल एक्सक्रीटेड, अब कौन कौन सा मटेरियल से एक्सक्रीट होता है, वो होता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट में आता है हमारा यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन, और एक्सेस ऑफ वाटर जैसे स्वीट यूरिन हो गया, और गैसेस होती है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रोसेस को सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही कर देते हैं। अब जो है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन कैसे बनता है? ईच किडनी कंटेन्स मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। हर एक जो हमारी किडनी है उसमें बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है जो कि फिल्टर करने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ thin walled capillaries called glomerulus, which is associated with a cup-like structure called as Bowman's capsule and the long tube which terminates through this capsule. अब जो हमारा ईच नेफ्रॉन जो होता है वो एक बहुत ही थिन वॉल्ड कैपिलरी से बना होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं, और उसके साथ एक लॉन्ग ट्यूब जाती है जो कि इस कैप्सूल से जो भी वेस्ट जो होता है छन के वो उसी ट्यूब से जो है टर्मिनेट होता है। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स oxygenated blood to kidney along with the nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substances. अब जो हमारी रीनल आर्टरी होती है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लाती है हमारी किडनी में, और उसके साथ साथ क्या आता है, हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी आता है जिसमें होता है हमारा यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे वेस्टेज। द ब्लड gets filtered through the glomerulus and this filtrate enters the tubular part of the nephron. अब क्या होता है, अब जो हमारा ब्लड जो आया है रीनल आर्टरी से, अब वो ब्लड जो है वहाँ पे फिल्टर होगा, और उसके बाद वो फिल्टर ब्लड जो है जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का वहाँ पे एंटर कर जाता है। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, salts and excess of water get selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubes. अब इस ट्यूब्स की सराउंडिंग जो होती है ब्लड वेसल्स होती है। आप इस नेफ्रॉन के पिक्चर में देख लो, इसमें जो है ब्लड वेसल्स जो है इसके सराउंडिंग होती है। तो जो भी हमारा जो भी हमारे लिए काम का होता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और बहुत सारा वाटर, वो जो है सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है। मतलब हर सारा नहीं हो जाता, कुछ कुछ जो कि हमारी बॉडी में काम का, जो हमारी बॉडी के लिए काम का चीज है वो दोबारा से इन ब्लड कैपिलरीज में दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और बाकी सारा जो है इसी ट्यूब में बहता रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड अपॉन, अब कितना वाटर जो है रीअब्सॉर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करता है, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन the body and how much nitrogenous waste need to be excreted out, कि आपकी बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है और कितना नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना जो वाटर है वो हमारी बॉडी में दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। So the fluid now flowing in the tubular part is urine which gets collected in collecting duct of nephrons. तो अब जो बचा हुआ जो फ्लूइड है जो कि हमारा ट्यूबुलर पार्ट में जो है बह रहा है, अब वो क्या है, हमारा यूरिन है, और उसके बाद वो जाके कलेक्टिंग डक्ट से होके जाके कलेक्ट हो जाता है। दिस कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट अ कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग अ यूरिथ्रा, और उसके बाद जो है ये कलेक्टिंग बहुत सारी नेफ्रॉन से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आती है, और फिर वो एक साथ मिलके एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करती है और यूरिथ्रा बनाती है। ईच यूरिथ्रा ड्रेन्स द यूरिन इन द urinary bladder which is stored until the pressure of the expanded bladder leads to an urge to pass it out through the urethra.
अब जो है जो हमारा यूरिन जो है वो जाके हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जो है जाके स्टोर हो जाता है, और वो तब तक वहाँ पे स्टोर रहता है जब तक जो हमारा जो ब्लैडर है वो अर्ज नहीं करता, हमारा ब्लैडर जो एकदम फुल नहीं हो जाता और एक अर्जेंट सिचुएशन नहीं आ जाती कि हमें अब इसको पास आउट करना ही करना है. दिस ब्लैडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल. और ये जो ब्लैडर होता है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मसल से बना होता है और ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है. 180 liters of filtrate is formed daily, but only 2 liters is excreted out as urine, so the rest is reabsorbed in the body. 180 लीटर जो है हमारी बॉडी का जो खून है वो जितने भी मटेरियल है वो सारा फिल्टर होता है, लेकिन सिर्फ 2 लीटर ही जो उसका फिल्ट्रेट जो है वो एक्सक्रीटेड करा जाता है हमारी बॉडी से, और बाकी सारा जो भी है 180 में से 2 लीटर एक्सक्रीट हो जाएगा और बाकी सारा जो भी बचा है वो सारा का सारा जो है रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है हमारी बॉडी में. अब यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके फंक्शंस दे रखे हैं. सबसे पहले एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस. ऑस्मिक रेगुलेशन, ये वाटर और आयनिक का बैलेंस बना के रखता है. नेक्स्ट अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. इसमें हमारे यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स आते हैं. सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. Nitrogenous waste, glucose, water, amino acid filter from the blood into Bowman's capsule of the nephron. अब इसमें जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, ये सारा जो है हमारे ब्लड से जो है फिल्टर होता है किसके द्वारा? बॉमन्स कैप्सूल के द्वारा, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है. पिक्चर में है भी. नेक्स्ट हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन के सराउंडिंग जो भी ब्लड कैपिलरीज है उसमें जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमारा बह रहा है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड कैपिलरीज. नेक्स्ट है हमारा सिक्रीशन. यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरिथ्रा. उसके बाद क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर है और जो सॉल्ट है वो सारा उस ट्यूब्यूल से बह के जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और वहां से जो है यूरिथ्रा में चला जाता है. अब एक आता है हमारा आर्टिफिशियल किडनी, जिस हेमोडायलिसिस जिसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी. इट इज मीन्ट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट. जब किसी की किडनी जो है फेल हो जाती है, अब वो काम नहीं कर सकती, तो एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस, जिसमें जो है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो है हमारा ब्लड जो है साफ किया जाता है. अब हमारा लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब प्लांट्स डिफरेंट स्ट्रेटेजीज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है एक्सक्रीट करने के लिए. सबसे पहले ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा. ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के द्वारा डिफ्यूज होती है. नेक्स्ट हमारा एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन. और जो बाकी का जो एक्सेस जो वाटर है हमारे प्लांट में वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो है रिमूव हो जाता है. प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्री. प्लांट जो है कुछ उनके जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओल्ड लीफ मान लो या फिर ट्री का जो बार्क होता है वो ले लो, वो उसको भी जो है लूज कर देते हैं, झड़ जाते हैं मतलब. अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय प्लांट. और अदर वेस्ट मटेरियल जैसे कि रेजिन्स और गम्स जो कि ओल्ड जाइलम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारे प्लांट के द्वारा जो है लॉस हो जाते हैं. नेक्स्ट है प्लांट ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्टेज सब्सटेंसेस इनटू सॉइल अराउंड देम. और प्लांट्स कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो सॉइल में भी सीक्रेट कर देते हैं उसके चारों ओर की. तो यहीं पे जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, like this video and subscribe my channel. Thank you so much.